Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will continue our chapter 4 for class 7 in geography section air. जैसे कि आप पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एयर का मतलब एयर एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से मतलब सराउंडेड है हमारी अर्थ के, और ये हमें हार्मफुल जो सन रेज और हार्मफुल जितनी भी रेज या जो भी किरणें आती हैं सन से उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ एयर में हमारे एयर में बहुत टाइप की गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 टाइप की लेयर्स में सराउंडेड है। हमारी अर्थ की सरफेस में 5 टाइप की लेयर्स हैं, जिसमें जो हमारी सबसे पहले आती है जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये अलग अलग लेयर्स हैं। स्फेयर्स का मतलब अलग अलग पार्ट्स में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड है। सबसे फर्स्ट हमारा आता है ट्रोपोस्फेयर। Troposphere, that this layer is the most important layer of atmosphere. Its average height is 13 किलोमीटर। सबसे ऊपर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेयर है वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर और इसकी हाइट 13 किलोमीटर होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, और जिस एयर में हम सांस लेते हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। और जितना भी हमारा वेदर फिनोमिना मतलब जिस टाइप का भी हमारा वेदर होता है, चाहे वो बारिश हो, रेनफॉल हो, फॉग जैसा हमारे विंटर्स में होता है, एंड हेल स्टॉर्म मीन्स होता है ओले गिरना, ऑकर इन दिस लेयर। ये जितना भी विंड या वेदर कंडीशंस है ये सब हमारी इसी लेयर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट लेयर आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर हमारी जो लेयर होती है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंडेड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, और ये 50 किलोमीटर की हाइट पर फैली हुई है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, और ये लेयर बिल्कुल क्लाउड्स और वेदर फिनोमिना से बिल्कुल फ्री रहती है। मतलब इस लेयर में हमें कुछ भी वेदर से रिलेटेड चीज़ नहीं मिलती है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, और हमारे जितने भी एरोप्लेन्स हैं उनके लिए एक आइडियल कंडीशंस होती है, क्योंकि बिना क्लाउड्स के, बिना किसी भी फिनोमिना वेदर फिनोमिना के इजीली एरोप्लेन इस स्फीयर में फ्लाई कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का कि ओजोन गैस लेयर को अपने अंदर रखता है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। और जैसा हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर हार्मफुल जो सनरेज होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फेयर से जस्ट ऊपर ही आपकी एक लेयर आती है जिसे मीजोस्फेयर कहा जाता है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर से जस्ट ऊपर होती है और 80 किलोमीटर्स तक की इसका हाइट है। मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अगर स्पेस से कोई भी मेट्रोइड्स मतलब स्पेस का कोई भी हार्मफुल पार्टिकल हमारे अर्थ की तरफ आता है तो वो मीजोस्फेयर में बर्न हो जाता है। इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मीजोस्फेयर में वो बर्न हो जाता है। उसके जस्ट ऊपर आपकी नेक्स्ट लेयर आती है जिसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में आपका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम हाइट पे होते हैं। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प इज रेडियो ट्रांसमिशन, और ये हमारे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, और ये 80 टू 400 किलोमीटर्स इसकी जो हाइट है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं जिनसे हमें रेडियो ट्रांसमिशन मिलता है वो सभी हमारे इसी लेयर में स्टैब्लिश किए जाते हैं, और जिनसे हमें अर्थ तक एक ट्रांसमिशन एक मैसेज मिलता है।
लास्ट आती है आपकी लेयर एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर आपकी एटमोस्फेयर की कहलाती है वो है एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, और इस लेयर में सबसे कम एयर होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और आपके जो भी हीलियम और हाइड्रोजन जो भी गैसेस होती हैं जो स्पेस में हमें पाई जाती है वो हमारी इसी स्फेयर में रहती हैं। तो ये जैसा कि आप इस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में आपकी सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, thermosphere, and last is exosphere. It is a very important diagram to understand atmosphere. Please draw it in your register. नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वेदर एंड क्लाइमेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ एयर, दैट इज इट इज गोइंग और टू रेन टुडे। जैसा कि आज बारिश हो रही है, विल बी अ ब्राइट एंड सनी टुडे। और कभी कभी हमारा जो डे होता है वो ब्राइट एंड सनी होता है, मतलब अच्छी धूप होती है। हाउ मेनी टाइम्स वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस एक्सपेक्टिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच। और ऐसा हम कितनी बार लोगों से सुनते हैं कि हमारे वन डे मैच में ये चीज़ें देखी जाती है। इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड एट इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। अगर हम हमारे बॉडी को इमेजिन करते हैं कि एक रेडियो है तो माइंड उसका स्पीकर बन जाता है, और वेदर से इन चीज़ों में कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। वेदर हमारे एक तरह से आर टू आर जो हर घंटे में चेंज होता है, और डे टू डे कंडीशंस हर डे का अलग अलग कंडीशंस होती है, और ये किस में बनती है आपके एटमॉस्फेयर में। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल। और जैसे कि गर्मी और बहुत ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कि बारिश नहीं होती है तो आपको बहुत गर्मी लगती है, तो ये आपके लिए बहुत इरिटेबल होता है, आप बहुत परेशान होते हैं। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। और एक बहुत ही अच्छा हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा सा मौसम बना हुआ है, तो हम लोग प्लान बनाते हैं कहीं बाहर जाने का। ये हमारे लिए बहुत ही चीयरफुल, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खुशनुमा मौसम जिसे हम कहते हैं वो होता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। और वेदर जो है वो हमारा डे टू डे चेंज होता है। कभी किसी दिन बारिश होती है तो किसी दिन आपके बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. और अगर किसी भी एरिया का जो वेदर कंडीशंस है वो लॉन्ग टाइम तक सेम रहता है तो उसे उस जगह का क्लाइमेट बताया जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली, इसीलिए आपको पता रहता है कि हम डेली फोरकास्ट क्यों करते हैं। सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अगर हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो वेदर एंड क्लाइमेट को मेजरमेंट करने के लिए हम एक टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। और जो हम एवरी डे जो फील करते हैं टेम्परेचर वो है आपका एटमोसफेयर का टेम्परेचर। मतलब हमें उससे पता चलता है कि कितना हमारा टेम्परेचर है, कितनी द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। हमारे जो भी एटमॉस्फेयर में गर्मी या फिर सर्दी जो भी हम अगर मीज़र करते हैं तो वो हम किससे मीज़र करते हैं, टेम्परेचर से। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। एक किसी भी दिन का टेम्परेचर रात या दिन में ही नहीं बदलता, बल्कि ये सीज़न से सीज़न में भी चेंज होता है। जैसे आपको समर सीज़न में टेम्परेचर बहुत हाई मिलता है और विंटर सीज़न में आपको टेम्परेचर बहुत ही कम मिलता है। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. आपका जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू आप अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर में इन्फ्लुएंस आता है, वो है आपका इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स होता है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन एक तरह से एक सोलर एनर्जी है जो अर्थ के थ्रू आपके पास आती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं अमाउंट ऑफ इंसोलेशन आपका बढ़ जाता है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। आपका जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं कि जो पोल्स हैं वो हमारे स्नो से क्यों कवर्ड है।
If the earth temperature rises too high, if it would become too warm for some crops to grow. अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्मी होगा और कुछ क्रॉप्स के गर्मी रहेगी. टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. और जो सिटीज का टेम्परेचर होता है वो विलेज के अकॉर्डिंग काफ़ी कम होता है, सॉरी काफ़ी ज़्यादा होता है. द कंसनट्रेट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द asphalt ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. और जिस तरह से हमारी कंक्रीट एंड मेटल्स बने हुए होते हैं बिल्डिंग में, जो लगा हुआ होता है मटेरियल, और जो रोड है हमारा, जो हमारा डामर रोड जिसे हम कहते हैं, वो बहुत हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे. दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. और रात में जब हम देखते हैं कि गर्मी हो गई है, हमारी हर चीज़ गर्म हो चुकी है, तो इसी से जो हीट निकलती है वो रात के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है. ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ सिटी. और जिस तरह से बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो भी टेम्परेचर को कवर करती हैं और हमारे एरिया टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं. नेक्स्ट आपका आता है एयर प्रेशर. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी. आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि आपके जो एयर आपको जो प्रेस करती है वो हमारी बॉडी पे बहुत बड़ा प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है. हाउएवर वी डोंट इवन फील इट. और जबकि हम उसे महसूस नहीं करते. दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को जो एयर है वो चारों तरफ से प्रेशर करती है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. एयर प्रेशर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये अर्थ के सरफेस पे वेट ऑफ एयर है जो भी है वो आपका एयर प्रेशर कहलाता है. एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर्स फॉल रैपिडली. और जैसे जैसे आप लेयर्स एटमोसफेयर की लेयर्स में बढ़ते जाते हैं, जो एयर का प्रेशर होता है वो गिरने लगता है. द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट. और आपका जो सी लेवल होता है, एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा वहाँ होता है और सबसे कम होता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, आप पहाड़ों पे चढ़ने लगते हैं, आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. तो दैट इज मीन्स आपका एयर प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. और जैसा कि आपका जो एयर प्रेशर है वो टेम्परेचर वहाँ के एरिया के टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उस पर भी असर डालता है. इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज. और जहाँ पे भी आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की जो एयर है वो गर्म होगी और वो बढ़ती है ऊपर की ओर. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. और इस वजह से आपके एरिया में लो प्रेशर एरिया हो जाता है. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर. और लो प्रेशर एरिया की वजह से आपको क्लाउडी स्काई और वेट वेदर, मतलब बारिश का मौसम है, इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे इस टाइम रेनी सीजन चल रहा है तो हम लोग देखते हैं कि बारिश आने से पहले आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी होती है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती है. तो दैट मीन्स कि लो एयर प्रेशर है और हम लोग यही आइडिया लगाते हैं, ये फोरकास्ट कर लेते हैं कि अब बारिश होगी. तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एयर प्रेशर है वो कम हो चुका है. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. और जैसे ऐसे एरियाज जहाँ पे का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वहाँ की जो एयर है वो बहुत ठंडी होती है. इट इज़ देयरफॉर हैवी. और इस वजह से वो हैवी भी होती है. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. और जो हैवी एयर होती है वो वहीं आपके आसपास ही रहती है और वो वहाँ पे हाई प्रेशर बना के रखती है. और हाई प्रेशर की वजह से आपका जो स्काई है वो सनी और क्लियर स्काई बन जाता है. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. और जो भी एयर है वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. नेक्स्ट आपका इसमें आता है विंड. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. और जो हवा का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो चलना है वो आपका क्या कहलाता है? विंड कहलाता है. यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. आप विंड का जो वर्क है वो कैसे देख सकते हैं कि जब भी हवा चलती है तो आप देखते हैं कि जो सूखी पत्तियां होती है
वो गिर जाती हैं या फिर आसपास आपके फैली होती हैं। और जब बहुत तेज हवाएं होती है तो आपके जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो अपरूट्स हो जाते हैं, मतलब वो उखड़ जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ड्यू द प्रेशर ऑफ विंड। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. और जब कभी भी आप देखते हैं कि आपकी जो विंड ब्लो हो रही है, विंड जो बह रही है, विंड जो आपकी जैसे विंड जो चल रही है जिसे हम हवा कहते हैं, तो वहां आपके साथ एक स्मोक होती है और उसमें एक हल्की सी फाइन, मतलब आपके साथ में या तो स्मोक होगा और फाइन डस्ट पार्टिकल्स आपके इस हवा में होते हैं। एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और जब ऐसी हवा आपके चलती है जिसको हम एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं कि आंधी चलना, तो उस जो विंड होती है उसमें हमारे लिए उसके अगेंस्ट चलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। और आपने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो आप एक अम्ब्रेला के साथ नहीं निकल सकते। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। ऐसा आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स में सोच सकते हैं कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आप उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और विंड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज परमानेंट विंड्स। The trade winds, westerlies and easterlies, are a permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. आपके पास ये एक ग्लोब बनाया हुआ है जिसमें हमने मेजर प्रेशर्स एंड विंड सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि जो परमानेंट विंड्स होती है वो या तो वेस्ट साइड से हमारे पास आती हैं या फिर ईस्ट साइड से हमारे पास आती हैं, और ये थ्रू आउट पूरे साल हमारे लिए ये हवा चलती रहती है। इसी वजह से इन्हें हम परमानेंट विंड्स कहते हैं। सेकेंड आता है आपका सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून्स इन इंडिया। और जो सीजनल विंड्स होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विंड्स होती हैं और ये हर सीजन के अकॉर्डिंग आपके चेंज होती रहती हैं। और जिस तरह से एग्जांपल मानसून इन इंडिया, मानसून इन इंडिया में आप समझ सकते हैं कि हम जो भी देखते हैं कि मानसून हमारा, अगर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या अपडेट रखते हैं, तो मानसून हमारा बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से स्टार्ट होता है, लेकिन वो हमारे राजस्थान तक, इवन दैट हमारे हिमाचल एरियाज तक पहुंच जाता है। तो वो कैसे पहुंचता है? क्योंकि ड्यू टू द विंड, और मानसूनी विंड्स हमारी इसी तरफ फ्लो करती है, तो ये मानसून हमारे उन्हीं के साथ हमारे एरियाज तक आता है। Third one is local winds. These blow only during a particular period of the day or year in a small area. ये जो लोकल विंड्स होती हैं ये कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक अपने एरियाज में विंड फ्लो होती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे कि आप सी के आसपास हैं तो जो सी ब्रीज है वो आपको वहीं मिलेगी, आपको डेजर्ट एरिया में सी ब्रीज नहीं मिलेंगी। तो जो हॉट एयर विंड्स है जिसे हम लू कहते हैं वो आपको सी एरियाज में नहीं मिलेगी। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? क्या आप जानते हैं कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो गर्म हवाएं चलती है उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लू, जिसे हम लू कहते हैं। तो ये जो लू है ये ड्राई एयर विंड होती है और ये आपको आपके सी एरियाज में नहीं मिलेगी। तो दैट इज कॉल्ड लोकल विंड्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन एक तरह से आपका जो बहुत ही डिजास्टिक एक फॉर्म होता है जिसमें तेज हवाएं भी चलती है, साथ ही एक रेनी सीजन भी होता है और इसके साथ साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है साइक्लोन का। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अक्टूबर 99 में बंगाल में ये साइक्लोन आया था, जिससे उड़ीसा के आसपास जो भी एरिया है आपका वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर पे था और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया था। तो ये सब क्यों था? क्योंकि ड्यू टू द साइक्लोनिक प्रेशर। इसी के साथ आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके एक आता है जिसमें हम आपको, जिसे हम कहते हैं मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। आपको पता है कि जो वाटर है हमारा वो वाटर वेपर की तरह, वो वाटर जो है वो हमारा इवोपरेट होता है लैंड से और वाटर बॉडीज से। वाटर बॉडीज मतलब आपका सी, लेक, पॉन्ड, रिवर्स, यहाँ से आपका जो वाटर है वो इवोपरेट होता है और वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और आपकी जो एयर में आपको जो फीलिंग होती है कि बहुत ठंडा एयर है या बहुत ही आपको ह्यूमिडिटी, गीलापन महसूस होता है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल्ड इट अ ह्यूमिड डे। और जब आपका जो
एयर है वो पूरा वाटर वेपर से फुल हो जाता है तो हम उसे ह्यूमिड डे कहते हैं, बहुत ही नमी वाला मौसम कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। और जैसे ही हवा आपकी गर्म होती है तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को, कैपेसिटी जो उसको होल्ड करने की, वो बढ़ जाती है और इसी की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड बन जाती है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily. और जब ये longer days ऐसे humid days होते हैं तो हमारे कपड़े सूखने में हमें टाइम लगता है, हमें जो पसीना आता है वो भी जल्दी से नहीं सूख पाता है और हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। When the water vapor rises, it start cooling और जैसे ही आपकी जो एयर है उसमें वाटर वेपर बढ़ जाता है तो ये आपको ठंडा होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल में इसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे समर सीजन में जो हवाएं चलती है वो बिल्कुल ड्राई विंड्स होती हैं और वो ड्राई विंड्स गर्मी की वजह से जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बढ़ने लगता है तो वो जो विंड्स है वो आपकी ह्यूमिड विंड हो जाती हैं और जस्ट उसके आपके बाद रेनफॉल आ जाता है और रेनफॉल की वजह से जो हमारी विंड्स हैं वो कूल हो जाती हैं और हमारा विंटर सीजन आ जाता है। The water vapor condense causing formation of droplets of water. The water vapors होती हैं वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और जिसे हम रेन कहते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मैसेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स और जो क्लाउड्स हैं आपके बादल हैं वो उसी ड्रॉपलेट्स का एक फॉर्मेशन है। When these droplets of water become too heavy to float in air, they came डाउन एज प्रेसिपिटेशन। और जब ये वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं जब ये इकट्ठा होके क्लाउड फॉर्मेशन में आ जाते हैं और ये बहुत हैवी हो जाते हैं ड्यू टू द वाटर वेपर, तो ये हैवी होने के बाद हवा में फ्लोट नहीं कर पाते और प्रेसिपिटेशन हो जाता है जिसे हम रेन कहते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रायल बिहाइंड दैम। आपने देखा होगा कि जो जेट प्लेन्स स्काई में जाते हैं वो अपने पीछे पीछे एक वाइट ट्रायल छोड़ते हैं। The moisture from their engines condense. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. और ये जो उनका जो इंजन्स है उनसे जो कंडेंस निकलता है ये उसे कहा जाता है और ये आप तब तक देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में जब तक कि एयर उसे डिसॉल्व ना कर दे। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। आपकी जो प्रेसिपिटेशन मतलब आपका जो कंडेंसेशन होता है उसके बाद जो हैवी होने के बाद क्लाउड से जो पानी आपका अर्थ पे आता है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होता है जो आपकी रेन कहलाती है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर और हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से ही आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज on hillsides are cut, rainwater flow down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. आपके जो प्लांट्स हैं वो उसी वाटर को प्रिजर्व करते हैं और जो इसीलिए जो पेड़ हम हाई हिल्स पे जो बने हुए पेड़ों को अगर हम काट देते हैं तो जो रेन वाटर है वो वहाँ से तेज बहने लगता है और माउंटेन से बहता हुआ वो हमारे लिए माउंटेन्स के नीचे जो एरियाज हैं वहाँ पे फ्लड के रूप में पाया जाता है। On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the convectional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. और इसी बेसिस पे हम रेनफॉल के भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज साइक्लोनिक, सेकेंड इज ऑरोग्राफिक एंड थर्ड इज कॉन्वेक्शनल। ये रेनफॉल टाइप्स ऑफ रेनफॉल में आता है जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और रेनफॉल हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस और रेनफॉल की वजह से हमारी अर्थ सरफेस पे फ्रेश वाटर आता है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट ऑकर, और अगर बारिश नहीं होगी तो आपके आसपास पानी की कमी होगी और ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, और अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए एक तरह से फ्लड के रूप में, बाढ़ के रूप में भी आ सकता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप you all understand this chapter. If any query occurs, please message me or comment me in the comment section. Thank you. Have a nice day.